राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में यहाँ उपस्थित आप सभी सुधीजन का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के लखनऊ परिसर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आपके साथ हैं ललित कला अकादमी के प्रशासक श्री के मित्तल एवं सचिव डॉक्टर सुधाकर शर्मा। आप दोनों मुख्य अतिथि महोदय की आगवानी कर रहे हैं और उन्हें मंच पर लेकर आए हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि कार्यक्रम का प्रारंभ सबसे पहले हम राष्ट्रगान से करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब आप लोग उधर आ जाओ। मैं गुजारिश करूंगी प्रशासक ललित कला अकादमी श्री के मित्तल साहब से कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प भेंट कर तथा शॉल भेंट कर उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा सचिव ललित कला अकादमी डॉक्टर सुधाकर शर्मा से कृपया राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। ये मोमेंटो है जो राज्यपाल महोदय को एकेडमी की ओर से दिया जा रहा है, ताकि जब भी वो इस मोमेंटो को देखें तो इस मोमेंट को याद करें। इस क्षण को अमर करने के लिए ये स्मृति चिन्ह राज्यपाल महोदय को दे रहे हैं डॉक्टर सुधाकर शर्मा। बहुत ही कलात्मक और खूबसूरत। देश में कलात्मकता को बढ़ावा देने एवं ललित कलाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु आज़ादी के बाद देश में जिन राष्ट्रीय संस्थानों का उदय हुआ, ललित कला अकादमी उनमें से एक है। 5 अगस्त 1954 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका उद्घाटन किया था। मुल्क राज आनंद, बीसी सान्याल, के हेबर और देवी प्रसाद रॉय चौधरी जैसे अनेक दूरदर्शी कलाकारों की सरपरस्ती में इस अकादमी ने देश में कला को लोकप्रियता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आधुनिक समय में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का हिस्सा है और एक स्वायत्त शासी संस्था है। अब मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर सुधाकर शर्मा जी से कि वे यहाँ आए और सबका स्वागत करें। माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक जी, श्री के मित्तल प्रशासक ललित कला अकादमी, प्रदर्शनी में भाग लेने वाले पुरस्कृत एवं अन्य कलाकार,
नेशनल एकेडमी की जूरी के सदस्य, लखनऊ के कला प्रेमी एवं वशिष्ठ कलाकार जो यहाँ प्रेजेंट हैं, आप सभी का स्वागत है। आज 2005 का दिन भी याद आ रहा है आज जब यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। मुझे ध्यान है कि 47वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी यहाँ हुई थी 2005 में, और तब इस संस्था का ये जो हमारी ब्रांच है इसका दूसरा खंड भी उस समय यहाँ इनॉग्रेट किया जा रहा था। उस समय भी लगभग यही दृश्य था। आज कुछ और भी ज़्यादा है, उमंग और ज़्यादा है। उस दिन को याद करते हुए आज दोबारा ऐसा लग रहा है कि ये दिन भी अब ऐतिहासिक होगा। जैसे आज 2005 के बाद 2016 में 5 को याद किया जा रहा है, तो हो सकता है जब हम नहीं होंगे ललित कला में तब लोग 2016 का जिक्र करेंगे। आज इसलिए भी खुशी है, ये ऐतिहासिक दिन जब मैं कहता हूँ तो कई कारणों से ये ऐतिहासिक है। आदरणीय राज्यपाल महोदय, शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा, पर मुझे ध्यान है जब मुंबई में ललित कला अकादमी की ब्रांच की बात होती थी तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के कुछ लोग आपसे संवाद के लिए मुझे जो है वो तो आपका सीधा एक वन लाइनर था, आप मुझे बताएं हमें क्या करना है, आप बताइए हम वो करेंगे। अभी मैं याद कर रहा था कि जब बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जब फंक्शन हो रहा था, अभी उनकी बिल्डिंग अब बनी है बांद्रा में, और अब फिर वो दोबारा से इनिशिएट हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ललित कला अकेडमी की ब्रांच बॉम्बे में भी होनी चाहिए। तो आपका कला और संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, जो आपकी विद्वता है, उसको देखते हुए आज आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत गौरवमयी है, और हम आपका दिल से आभार प्रकट करते हैं सर कि आपने एक छोटे समय में ही इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रदर्शनी की कई विशेषताएं हैं, अगर मैं आपसे जिक्र करूं। 2797 कलाकार, 7199 वर्क्स, और उनमें से 122 का चयन। यहाँ जूरी के मेंबर्स बैठे हैं, इनके कष्ट मैंने अपने स्वयं देखे थे जब ये 5 दिन इससे जूझ रहे थे इस सिलेक्शन से। और पहली बार मुझे ये लगा कि इस प्रोफेशन की गरिमा भी शायद बाकी प्रोफेशंस की तरह हो गई। जब फाइनल रिज़ल्ट शायद 9:30 बजे थे, मेरे को ये लोग, हम सोच रहे थे अब तो फाइनल हो गया है, रिज़ल्ट घर जाएंगे। जब एक्सेल शीट पे कमांड दिया तो 60 लोग 22 नंबर पे थे। दोबारा फिर खुली फाइलें और 60 में से इन्होंने दोबारा उन चीज़ों को देखना शुरू किया। कल अभी बात हो रही थी जब हम डिस्प्ले कर रहे थे, तो एक वर्क मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मुझे लगा कि ये अवार्ड का वर्क है, तो मैंने कहा कि यार ये कैसे, क्या लेट आया था यहाँ सबमिशन में? तो हमारे संस्था के एक अधिकारी का कहना था कि सर 33 पॉइंट पे अवार्ड मिला, इसके 32.5 थे, 5 पॉइंट पे अवार्ड नहीं मिला। ये सारा क्रेडिट इस जूरी को जाता है। आपकी निष्ठा, आपकी सिंसियरिटी और जिस लगन के साथ आपने ये काम किया, उसके लिए हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। सर, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बेहतरीन लोग हैं जो यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। गोगी जी जूरी की सदस्य हैं। गैलनबरा म्यूज़ियम जापान में पूरा कलेक्शन है आपका। उसके साथ सीमा कोहली बैठी हुई हैं। आपका बॉम्बे एयरपोर्ट पे वर्क है। दिल्ली के मेरा ख्याल शायद कोई ऐसा कलेक्टर नहीं है जो इनका वर्क आज नहीं लेना चाहता, यही शायद नहीं कर पाती इतना काम। जी स्कारिया वेनिस में थे। इनकी जो क्रिएटिविटी थी वो पूरे वेनिस में 118 कंट्रीज़ का जो पार्टिसिपेशन था उसमें वो जानी जाती थी कि लिफ्ट जी स्कारिया की है। सुमन गुप्ता हमारे बोर्ड मेंबर हैं। इनको जम्मू स्टेट पूरा ऑनर करता है कि जम्मू के बेहतरीन कलाकारों से हैं, कलाकारों में से एक हैं। सुबोध गुप्ता यहाँ नहीं आ पाए हैं। सुबोध गुप्ता के नाम का मुझे कोई ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड ओवर उनके वर्क्स भी हैं।
बहुत सारे और कलाकारों में भी जो मैं जान पाता हूँ, यहाँ प्रतीक्षा अपूर्व बैठी हुई हैं, आपके आर्टिकल्स स्पीकिंग ट्री में पढ़ के मैं ये जान पाता हूँ कि आर्ट में फ़िलॉसफी, आर्ट के क्या नुआंसेस हो सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ प्रेजेंट हैं और आपकी शिरकत के लिए, आपके आने के लिए आपका स्वागत है। एक और हमारे एक बहुत ही वृद्ध और बहुत ही यहाँ लखनऊ के जाने माने डॉक्टर जयकिशन जी अग्रवाल साहब का भी मैं इसमें स्वागत करूँगा कि आपके सानिध्य में मुझे याद है 2005 में जो ये बिल्डिंग बनी थी, आपका उसमें बहुत योगदान था। आज आपको फिर मैं दोबारा से नमन करता हूँ, आपके आने के लिए यहाँ धन्यवाद करता हूँ। इस एग्जीबिशन को आप एंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा आर्ट कॉन्क्लेव अरेंज किया गया है, ये भी शायद पहली बार हो रहा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, 122 पार्टिसिपेंट हैं इस एग्जीबिशन के, वो सब के सब उस वर्कशॉप में शिरकत करेंगे। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे प्रशासक साहब को जाता है कि उन्होंने इस बार सारी कंट्रोवर्सीज़ पूरी तरह प्लग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा चलो मार्क्स दे दो, इस बार देखते हैं कि क्या आता है। कोई इंडिविजुअल नहीं, कोई वो नहीं, हर एक को अपने मार्क्स दीजिए। और उसके बाद ये कॉन्क्लेव का जो इस समय हमारी इच्छा ये है कि ये 120 या 122 जो प्रतियोगी हैं ये अपना काम यहाँ 10 दिन करेंगे, तो लोगों को देखने को मिलेगा कि नेशनल अवार्ड के पार्टिसिपेंट्स काम कर रहे हैं। आर्ट में आजकल बहुत तरह की क्रिबिंग्स हो रही हैं। कोई कहता है कि ये जो है आपका उस पर क्रिएट कर दिया है, आपने इसको फेक बना दिया है, किसी की एंट्री किसी ने जमा कर दी है। तो इसलिए ये सोचा गया और ये विशाल आयोजन इस वजह से, अब आप मेरे इससे सहमत होंगे इस वाक्य से कि ये ऐतिहासिक है। मुझे उम्मीद है कि लखनऊ के कला प्रेमी इसको एंजॉय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए। और सुखद आश्चर्य की बात है कि इस समय लखनऊ शहर में पूरे देश से पधारे हुए कलाकार हैं। आप लखनऊ में हैं ये महसूस करना है आपको। और एक शेर मैं अर्ज़ करता हूँ जिसके माध्यम से शायद आप आसानी से महसूस कर पाएँ कि लखनऊ क्या शहर है। सुबहें यहाँ सुनहरी, शामें यहाँ सुहानी, दिन इतर में बसे हैं, रातें हैं ज़ाफ़रानी। शबनम के जैसा लहजा है, पाकीज़ा गुफ्तगू है, ये शहर लखनऊ है, ये शहर लखनऊ है। ऐसे शहर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और अगले 10 दिन आपके यहाँ बेहतरीन गुजरें, ऐसा विचार हम सबके मन में है और ऐसी आपके प्रति शुभकामनाएं भी हैं। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं ललित कला अकादमी के प्रशासक श्री के मित्तल से कृपया संबोधन के लिए पधारें। श्री के मित्तल। माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नायक जी, सचिव डॉक्टर सुधाकर शर्मा, पुरस्कृत कलाकार और सुधी कला प्रेमियों, मेरे को आज इस 97वें राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये मेरा इस तरह का पहला पार्टिसिपेशन राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हुआ है। जब से मैंने प्रशासक का भार संभाला, मैं अपने हिसाब से अपने काम से कुछ संतोष पा सकूं, उसके लिए मेरी हमेशा एक प्रयास रहा है। इस पूरी सिस्टम में किस तरह से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाई जा सके और किस तरह से इसको मोर एक्टिव और वाइब्रेंट बनाया जा सके, ये पहले दिन से हम लोगों की एक अटेम्प्ट रहा है। आप लोगों ने अगर देखना शुरू किया होगा और इसको शायद महसूस किया हो, फर्स्ट हमारी जो ललित कला अकेडमी की वेबसाइट है, ये अपने आप में बहुत इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट अब बन रही है। जितनी हमारी परमानेंट कलेक्शंस हैं, इसका बहुत भाग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुका। हमारी जितनी भी प्रकाशित हमारी किताबें हैं, पोर्टफोलियोज़ हैं, ये सब हमारी
वेबसाइट के ऊपर विद प्राइस हैं। और तो और ये जो हमारी 97वें वार्षिक प्रतियोगिता जो हमारी हुई, इसके अंदर जितनी ये एंट्री थी 2800 के करीब, सारी की सारी एंट्रीज हमारी वेबसाइट पे हैं। हर एक आर्टिस्ट के 3 वर्क पूरे वेबसाइट पे हैं। कोई भी आर्टिस्ट इसमें देख सकता है कि किसने प्रतियोगिता में क्या क्या आर्ट वर्क दिए। उसके बाद 122 का जो चयन हुआ वो भी हमारी वेबसाइट पे है, वो भी देखा जा सकता है। और उसके बाद जो 15 का चयन हुआ वो भी हमारी वेबसाइट पे देखा जा सकता है। जूरी ने तो अपना काम निष्ठापूर्वक किया ही, मतलब हर एक आर्टिस्ट इस वेबसाइट पे देखकर वो एक पता कर सकता है कि जूरी ने कितना अपना काम कितनी अच्छी और सुचारू रूप से किया। इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है जूरी को जाता है। मैं सोचता हूँ कि जूरी का चयन भी हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, शायद पहले भी रहता होगा। इसको भी हमने पूरे कंसेंसस से इस बारी हमने जूरी का सिलेक्शन किया। जितने हमारे ललित कला एकेडमी में आर्ट को जानने वाले हमारे ऑफिसर लोग हैं, हम सब बैठे और हमने एक निर्णय लिया कि जिसके पास जितने नाम हैं सब के सब ले आए कमेटी रूम में। हमने सबका वेबसाइट से हाथ के हाथ हमने उनका प्रोफाइल निकाला और पूरा कंसेंसस के साथ हमारे में से किसी ने ये नहीं कहा कि इस जूरी में ये आदमी गलत है। जहाँ पूरा कंसेंसस हुआ वहाँ हमने फुल स्टॉप लगाया। जूरी सिलेक्शन करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। इसके अंदर हमको इतना बैलेंस मेंटेन करना होता है कि जूरी मेंबर्स की बैकग्राउंड, हर एक कोई जूरी मेंबर एक प्रोफेशनल आर्ट फील्ड फॉर्मली पढ़ा हुआ, कुछ अपने आप में अचीव किए हुए, कुछ अलग अलग रीजन से हों। और इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि टाइम का प्रोपोर्शनेट ऐसा रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हो, जूरी मेंबर्स को इन्फॉर्म करें और एकदम से आ जाएं। मेरे को याद है कि मैंने सैटरडे को बैठ के अपने घर में किस तरह से मेल किया, जितना कंफर्मेशन आया मंडे से सब जूरी बैठनी शुरू कर दी। सुबह 9 बजे से जूरी बैठती थी और शाम को 9 बजे तक जूरी बैठती थी। ये प्रिलिमिनरी जब हमारा सिलेक्शन हुआ वहीं पे पूरा का पूरा दिन निकल जाता था। और किस किस्म से हमने ट्रांसपेरेंसी से ये काम किया। इसी तरह से जो फाइनल जूरी हुई उस जूरी में भी 5 जूरी जो मेंबर्स बने, उन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ पूरे दिन में भी यहाँ बैठा था लखनऊ के अंदर, घूम घूम के एक एक आर्ट वर्क को उन्होंने सेलेक्ट करके उसके ऊपर हर एक आर्ट वर्क पर उन्होंने नंबरिंग करी। और शाम तक जूरी मेंबर अपने आप में बहुत हंस रहे थे। वो बोल रहे थे हमको लग रहा है ये हमारा एग्ज़ाम है, हमको खुद नहीं पता कि कौन सा वर्क सेलेक्ट होने जा रहा है। जब एक्सेल में नंबर निकले, जब उन्होंने पहली बार उन्होंने महसूस किया ये 15 वर्क सेलेक्ट हुए हैं, जूरी मेंबर्स यहाँ पे हैं, वो अपने आप में इसको बोलते हैं कि इतने हंस रहे थे वो कि ये एग्ज़ाम हमको लगता है कि हमारा है, बल्कि सिलेक्शन हमको नहीं पता कि क्या फाइनली सिलेक्शन होगा। इस तरह से हमने ये मेहनत करके किया। हमने पहली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ना हम 122 के 22 जितने हमारे आर्टिस्ट शॉर्ट लिस्टेड हैं, इनको क्यों ना हम एक कॉन्क्लेव के रूप में एक साथ एक कैंप लगवाया जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी का। रूम में बैठे बैठे हमारे अधिकारी ने फ़ोन किया और उन्होंने 1 सेकंड में यस किया कि हम 122 के 22 को एकोमोडेट करेंगे। मेरे ख्याल 5 मिनट के अंदर डिसीजन लिया गया, 10 मिनट के अंदर फाइल क्लियर करी गई कि ये पूरी 122 की हम कैंप एक साथ करेंगे। ये एक पहला अपने आप में अपना अनुभव रहेगा। इसके पीछे हमारा जो एक मकसद है वो ये है कि एक ईयर वाइज एक बॉन्डेज आना शुरू हो। हम जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से होते हैं, हम अपने बैच से माने जाते हैं। 83 बैच का एक बॉन्डेज है हम लोगों का कि जहाँ भी हों एक बॉन्डेज आप लोग डेवलप करिए। जब आप एक साथ पूरे 120 जितने भी यहाँ आप आए हैं कलाकार, एक साथ 10 दिन बिताएंगे, आपका एक बॉन्डेज बनेगा, आपका आपस में ये रहेगा। आज ही अभी हम डिस्कस कर रहे थे सेक्रेटरी साहब से, तो हम ये भी सोच रहे थे कि एक बार जो ये नेशनल अवार्ड का कैंप होते हैं और उसके बाद जो नेशनल अवार्डी होते हैं, उसके बाद ये बाद में बॉन्डेज थोड़ा लूज सा होता नजर आता है।
हम इस चीज़ की सोच में हैं कि इस साल से हम जितने हमारे नेशनल अवार्डी हैं उनके दोबारा से हमारे दिल्ली के अंदर जितनी हमारी ये एग्जीबिशंस होती हैं उनके लिए अलग से स्लॉट रखा जाए और जितने नेशनल अवार्डी हैं हम उनको चांस देंगे कि आप अपना वर्क यहाँ लाके इसको दिखाइए, ताकि उनका प्रोग्रेशन, उनका अचीवमेंट, उनका लाइफ में उससे ललित कला अकेडमी भी इन्फॉर्म्ड रहे और आपस में भी एक दूसरे को मिलते रहें, देखते रहें। ये सुविधा हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल हमने जितने कैंप लगाए, शायद अपने आप में एक अनोखी ये मिसाल है। सुबह उठ के जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमको खुद नहीं पता होता कि आज 10 कैंप चल रहे हैं या आज 20 कैंप चल रहे हैं या आज 30 कैंप चल रहे हैं। जो प्रपोज़ल हमारे सामने आया, हमने पूरी कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्टिस्ट को मौका दें। पहली बार हमने एक स्कीम स्टार्ट करी है कि कोई भी आर्टिस्ट अगर विदेश में रेजिडेंसी या कैंप की उसको एक वो मिलती है, अवसर मिलता है, वो आर्टिस्ट उस कैंप में और रेजिडेंसी में जा सकता है। और अगर उसको जाने में किसी तरह की फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो, नेशनल एकेडमी उसका ट्रैवलिंग अलाउंस और उसके 8 वर्ष का ट्रांसपोर्टेशन एक फाइनेंशियल लिमिट के अंदर रिम्बर्स करने के लिए हमने स्कीम करी है। ये स्कीम भी हमारी वेबसाइट पे है। इस बारी हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारी गैलरी अलॉटमेंट का सिलेक्शन हो उसकी हम वेबकास्टिंग करें, ताकि पूरा का पूरा कंप्यूटर से हर एक कोई देख पाएगा कि भाई इस टाइम हमारी गैलरी अलॉटमेंट कितने ट्रांसपेरेंट वे में हो रही है। ये हम लोगों की तरफ से डेली हम सब मिलके ललित कला एकेडमी एज ए टीम जो कुछ कर सकें आर्टिस्ट के लिए करने के लिए हम हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जूरी मेंबर्स का, जिन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और अपना काम बड़ी निष्ठा से और बड़े उसको उठाते हुए इसको एज ए चैलेंज उन्होंने उसको पूरा किया। जूरी मेंबर्स भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे या अपने मन में तो मानेंगे, हमारी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, नॉट इवन ए सिंगल सिग्नेचर और साइन कि कौन सा हमको जानता है। इस दौरान इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रखते हुए हमने कुछ अपने मित्र खोए भी होंगे क्योंकि उनको हमसे कुछ उम्मीदें रही होंगी, पर किसी की उम्मीद पे एक हम उसको उम्मीद को अपने उसको पूरा उतरें, उससे अच्छा है कि हम आर्ट कम्युनिटी की उम्मीद पे पूरा उतरें और ट्रांसपेरेंसी को हमने पहली प्राथमिकता दी है। मैं आशा करता हूं कि इस 10 दिन के कॉन्क्लेव में आप सब लोग एंजॉय करेंगे, अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह से दिखाएंगे। मैं राज्यपाल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने शॉर्ट नोटिस में हमारे जो दोनों प्रोग्राम हैं, आज का इसका नेशनल एग्जीबिशन का और कल का जो कॉन्क्लेव का प्रोग्राम है, उसको दोनों प्रोग्राम में उन्होंने आने के लिए अपना स्वीकृति दी और हमको इन्होंने बहुत बहुत ओबलाइज किया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने भी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आके और इस नेशनल एग्जीबिशन में आने के लिए आप सब असेंबल हुए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मित्रों, आज इस अवार्ड सेरेमनी में पुरस्कृत होने वाली 15 कलाकृतियां कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरी हैं। प्रतिवर्ष अकादमी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और रण ऑफ कच्छ से लेकर सुदूर उत्तर पूर्व तक से प्राप्त होने वाली कलाकृतियों का 2 स्तर पर परीक्षण करवाता है। इस वर्ष पूरे देश के लगभग 3000 कलाकारों की 7000 कलाकृतियों को देखने के बाद 122 कलाकारों को प्रथम स्तर पर चयनित किया गया और उसके बाद इन 122 कलाकारों के कार्यों का पुनः अति सूक्ष्मता के साथ परीक्षण की हुआ और 15 कलाकारों को आज 57वां राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। इस कठिन कार्य को आसान किया है हमारी जूरी के सम्मानित सदस्यों ने। पहली जूरी जो दिल्ली में बैठी, उसके सदस्य रहे श्री नीरज गोस्वामी, श्री सुमन गुप्ता, श्री जीजी स्कारिया एवं सुश्री सीमा कोहली। हमारी दूसरी जूरी जिसने 122 कलाकारों की कलाकृतियों को देखकर
15 कलाकारों को पुरस्कार हेतु चुना, उसके सम्मानित सदस्य रहे सुश्री गोगी सरोज पाल, श्री नीरेन्द्र सेन गुप्ता, श्री जय जरोटिया, श्री जगदीश डे और श्री सुबोध गुप्त। आज के इस मौके पर हमारे बीच में इन जूरी मेंबर्स में से कुछ लोग मौजूद हैं, तो इस अवसर पर उनको सम्मानित किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि कड़ी मेहनत, कड़ी लगन के बाद ही वो कुछ नगीने हमारे सामने चुन के लाए हैं। आज हमारे बीच में मौजूद हैं सुश्री गोगी सरोज पाल, श्री जी स्कारिया, सुश्री सीमा कोहली एवं श्री सुमन गुप्ता। आप सभी का सम्मान करने के लिए मैं गुजारिश करूंगी कि कृपया आप मंच पर पधारें। सबसे पहले सुश्री गोगी सरोज पाल। राज्यपाल महोदय पुष्पगुच्छ देकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं हमारे जूरी मेंबर्स को, और हम चाहेंगे जो आप पीछे बैठे हैं साइलेंट स्पेक्टेटर न रहें, कृपया तालियां बजाएं ताकि लगे कि आप यहां पर मौजूद हैं। सुश्री गोगी सरोज पाल। राज्यपाल महोदय से सम्मानित होते हुए श्री जी स्कारिया। स्नेह के प्रतीक पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र। सुश्री सीमा कोहली जी और श्री सुमन गुप्ता, आप सभी से गुजारिश है कृपया मंच की तरफ बढ़ें। इस समय आपके सामने हैं सुश्री सीमा कोहली, जो आपकी तालियों की तलबगार हैं। उनको उम्मीद है, उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है, जरूर तालियां बजाकर उनका आप सम्मान करेंगे। सुश्री सीमा कोहली और उसके बाद श्री सुमन गुप्ता। हम पढ़े पहले। और अब बारी है आज के समारोह के मुख्य कार्य की, यानी अवार्ड सेरेमनी की, जिसमें 1 लाख रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र, प्लाक यानी फलक एवं बुके कलाकारों को दिए जाएंगे। सबसे पहले जो कलाकार हैं वो है अमित कुमार। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1981 को, जन्म स्थान घोसी, मऊ, उत्तर प्रदेश। शिक्षा BHU वाराणसी से BFA तथा लखनऊ कला और शिल्प महाविद्यालय से MFA। पुरस्कृत कृति है इंटीमेसी रोर। श्री अमित कुमार युवा चित्रकार हैं जो एक्रिलिक माध्यम में काम करते हैं। इन्होंने अनेक समूह प्रदर्शनियों में भाग लिया है तथा अनेक कला शिविरों में हिस्सेदारी की है। इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें आईफेक्स पुरस्कार नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी का पुरस्कार तथा BHU वाराणसी का स्क्रैचिंग पुरस्कार शामिल है। ये युवा चित्रकार सम्मानित हो रहा है, युवा कलाकार सम्मानित हो रहा है और जोश भरी तालियां हम तक पहुंच रही हैं। इसके बाद श्री धीरज यादव, कृपया आप मंच तक आ जाएं। श्री धीरज यादव अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, कृपया मंच तक आ जाएं। श्री धीरज यादव, जन्म 14 अक्टूबर 1989, जन्म स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग से BFA और MFA की डिग्री प्राप्त की है। श्री धीरज कुमार मूल रूप से चित्रकार हैं और मिश्रित माध्यम में काम करते हैं। इन्होंने अनेक समूह प्रदर्शनियों में भागीदारी की है और कला शिविरों में हिस्सेदारी भी। इन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश ललित कला अकेडमी का पुरस्कार, प्रफुल्ल धानुकर और आर्ट फाउंडेशन मुंबई का पुरस्कार और इसके अलावा रॉयल एकेडमी कर्नाटक का पुरस्कार शामिल है। और आज धीरज यादव यहां पर सम्मानित हो रहे हैं। बहुत ही सुखद पल हैं ये। अगले कलाकार हैं गिरीश चंद बेहरा। कृपया मंच की ओर बढ़ें। जन्म 5 अप्रैल 1988, जन्म स्थान गंजम उड़ीसा, शिक्षा खलील कोट गंजम उड़ीसा के कला और शिल्प महाविद्यालय से BFA तथा MA स्केल ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद से MFA। श्री गिरीश चंद बेहरा ने अनेक समूह प्रदर्शनियों में भागीदारी की है तथा कला शिविरों में भी भाग लिया है। श्री बेहरा अपनी कृतियों में जल रंग और गोंद का इस्तेमाल करते हैं। इनकी पुरस्कृत कृति है व्हाइट स्मोक। और आपके सामने है श्री गिरीश चंद्र बेहरा, सम्मानित होने को बेताब। अगला नाम है कपाड़िया गुलाब मनसुख भाई का। मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया मंच के दाहिनी ओर आ जाएं। कपाड़िया गुलाब मनसुख भाई, जन्म 7 फरवरी 1992, जन्म स्थान राजकोट गुजरात, MSU बड़ौदा से चित्रकला में डिप्लोमा और यहीं से चित्रकला में पोस्ट डिप्लोमा। इनकी जो पुरस्कृत कृति है उसका नाम है स्वास्तिक वॉच कंपनी। श्री कपाड़िया गुलाब ने कुछ समूह प्रदर्शनियों में हिस्सेदारी की है। ये राइस पेपर पर जल रंग में कार्य करते हैं और उसी में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। श्री कपाड़िया गुलाब मनसुख भाई। सम्मानित होते श्री कपाड़िया। अगले कलाकार जो है वो है कौशिक साहा। कौशिक जी कृपया मंच की ओर आएं। जन्म 11 अप्रैल 1989, जन्म स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल, शिक्षा MA यूनिवर्सिटी बड़ौदा से MBA। श्री कौशिक साहा चित्रकार हैं जो एक्रेलिक माध्यम में काम करते हैं। इन्होंने अनेक समूह प्रदर्शनियों में भाग लिया है। इनको नई दिल्ली का कला साक्षी मेमोरियल पुरस्कार मिला है। आज जो इनकी पुरस्कृत कृति है वो है टर्मोइल ऑफ रिविजिटिंग द पास्ट। कौशिक साहा। इसके बाद श्री लोकनाथ प्रधान। श्री लोकनाथ प्रधान जिनका जन्म 6 जून 1987 को हुआ, इनका जन्म स्थान केंद्रपाड़ा उड़ीसा है। BK कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स भुवनेश्वर से BFA और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से MFA कर रहे हैं। इनकी पुरस्कृत कृति का नाम है 31 दिसंबर। लोकनाथ प्रधान छापा कलाकार हैं जो प्रिंट मेकिंग और वुड कट माध्यमों में कार्य करते रहे हैं। ये संस्थापन भी बनाते हैं। इन्होंने अनेक समूह प्रदर्शनियों में भाग लिया है और कार्यशालाओं में हिस्सेदारी भी की है। इनको तमिलनाडु पर्यटन विभाग और IFAX नई दिल्ली का पुरस्कार मिल चुका है। श्री लोकनाथ प्रधान आपके सामने मंच पर हैं। यादगार क्षण। और अगले कलाकार हैं माधव दास। आपका जन्म 26 सितंबर 1991 को गुवाहाटी असम में हुआ। शिक्षा असम के कॉलेज ऑफ आर्ट से BFA के अंतिम वर्ष में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुवाहाटी आर्टिस्ट गिल्ड से मूर्ति शिल्प में 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी किया है। श्री माधव दास ने कई कला प्रदर्शनियों में भागीदारी की है और सान्याल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। आपकी पुरस्कृत कृति है एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ।
तालियों के साथ सम्मान करें कलाकार का। ये बहुत ऐसा क्षण है जो संवेदनशील है, जीवन भर इन्हें याद रहने वाला है। और ये सब आपकी तालियां डिजर्व करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद वे यहाँ पहुंचे हैं। अगला नाम है प्रतीक्षा अपूर्व। प्रतीक्षा अपूर्व का जन्म 26 फरवरी 1964 को हुआ मध्य प्रदेश में। ये प्रतीक्षा अपूर्व कला में स्वशिक्षित हैं। इन्होंने कला की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है। श्रीमती प्रतीक्षा अपूर्व ने नई दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर और बड़ौदा समेत देश के कई शहरों में आयोजित प्रदर्शनियों और कला उत्सवों में भाग लिया है। श्रीमती अपूर्व तैलचित्र और मिश्रित माध्यम में कृतियों का सृजन करती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये ओशो की भतीजी हैं, अद्भुत वक्ता हैं और इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय पेज पर स्पीकिंग ट्री में आप अब तक इनके करीब 200 लेख छप चुके हैं। प्रतीक्षा अपूर्व। और अब मैं अनुरोध करूंगी श्री मित्तल जी से कि हमारे अगले कलाकार को सम्मानित करें। अगले कलाकार हैं पूजा मोंडल। आपका जन्म 16 अक्टूबर 1994 में हुआ। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आपने शिक्षा ली। MS विश्वविद्यालय बड़ौदा के ललित संकाय से दृश्य कला में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। आपकी पुरस्कृत कृति है द मोनोलॉग ऑफ स्पेसेस। मित्तल जी से अनुरोध है। राज्यपाल महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में श्री के मित्तल, राज्यपाल महोदय और डॉक्टर मिश्र तीनों सम्मानित करते हुए। अगला नाम है राधा कृष्ण राव का। राधा कृष्ण राव 14 अगस्त 1974 को जन्मे, मानवी, कर्नाटक में। इन्होंने गुलबर्गा विश्वविद्यालय कर्नाटक से अप्लाइड आर्ट में BFA और ललित कला महासंस्थान कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय से अप्लाइड आर्ट्स में MBA भी किया हुआ है। इनकी पुरस्कृत कृति है विश्रांति। श्री राव ने कई प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता की है, समूह प्रदर्शनियों में भाग लिया है और इन्हें दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर से छायाचित्र का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। श्री राधा कृष्ण राव। अगले कलाकार हैं राजीव कुमार। आपका जन्म 10 नवंबर 1971 को नई दिल्ली में हुआ। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से BFA और कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली से मूर्ति शिल्प में MFA किया है। श्री राजीव कुमार ने पुणे, नई दिल्ली, अमृतसर, मुंबई समेत कई शहरों में आयोजित प्रदर्शनियों और कला शिविरों में भाग लिया है। इसके साथ ही एकल और समूह प्रदर्शनियों में भी प्रतिभागिता की है। इन्हें IFAX दिल्ली द्वारा आयोजित 28वीं वार्षिक अखिल भारतीय प्रदर्शनी में पुरस्कार भी मिल चुका है। पुरस्कृत कृति है कंपोजिशन 1। और इसके बाद हमारे कलाकार हैं रविंद्र कुमार। 17 अगस्त 1961 को दिल्ली में जन्मे रविंद्र कुमार। इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से BFA की शिक्षा प्राप्त की। श्री रविंद्र कुमार ने देश विदेश में आयोजित कई प्रदर्शनियों में भाग लिया है। इससे पूर्व वर्ष 2014 और 15 में भी इनकी कृतियों का चयन राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में हो चुका है। आज इनकी पुरस्कृत कृति है आर्ट हैपेंस 9। श्री रविंद्र कुमार। मुस्कुराते हुए रविंद्र कुमार। अगले कलाकार हैं शरद सोनकुसले। जन्म 20 जून 1977 देवली, महाराष्ट्र में। इन्होंने चित्रकला महाविद्यालय नागपुर से BFA और सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से MFA की शिक्षा प्राप्त की है। श्री शरद ने कई समूह प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता की और एकल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। इन्होंने चित्रकला महाविद्यालय नागपुर में कई पुरस्कार जीते हैं।
आज इनकी पुरस्कृत कृति है अनटाइटल्ड 1। अगले पुरस्कृत कलाकार स्वप्नेश हरिचंद्र वैगनकर। जन्म गोवा में 24 जनवरी 1983 को। इन्होंने गोवा विश्वविद्यालय से बीएफए और एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से एमएफए की शिक्षा प्राप्त की। श्री स्वप्नेश ने एकल और समूह प्रदर्शनियों के अलावा कई प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता की है और वर्ष 2002 और 2004 में कला अकादमी गोवा का राज्य सम्मान प्राप्त किया है। इनकी आज की पुरस्कृत कृति है वोयाज। अगले कलाकार हैं यानी आज के लास्ट अवॉर्डी विपुल नागजी भाई प्रजापति। जन्म 1 नवंबर 1984, विरगाम गुजरात में। इन्होंने अहमदाबाद से सेठ CN कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से ड्राइंग और पेंटिंग में डिप्लोमा किया। श्री विपुल ने बहुत सी कला प्रदर्शनियों, समूह प्रदर्शनियों और कला शिविरों में भाग लिया और गुजरात राज्य ललित कला अकादमी से चित्रकला में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। आज इनकी पुरस्कृत कृति है माई ड्रीम्स वर्सेस माई रियलिटी। और इन सभी कलाकारों के लिए, इनकी कड़ी मेहनत, इनकी लगन के लिए आज ये जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, उसके लिए, इन सभी कलाकारों के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे, नब्ज़ नब्ज़ में उतरना कमाल है, नज़र नज़र में चढ़ना कमाल है, बुलंदी पर पहुँचना कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल है। इन सभी कलाकारों के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और अब बारी है इस अवसर पर जो कैटलॉग छपा है उसके विमोचन की। मैं अनुरोध करूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय राज्यपाल जी से कि वे कैटलॉग का विमोचन करें। 131 पेजेस वाला ये कैटलॉग उच्च कोटि के कला के प्रदर्शन का जीता जागता दस्तावेज है। आपकी तालियां कुछ धीमी पड़ रही हैं, पीछे से बिल्कुल नहीं आ रही। और अब समय है प्रदेश के प्रथम नागरिक और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी के उद्बोधन का। 5 बार मुंबई से सांसद रहे प्रखर और यशस्वी राजनेता, केंद्र सरकार में कई मंत्रालयों के मंत्री भी रहे हैं। आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए आपने ऐसी व्यवस्था की थी कि पूरे देश में LPG की प्रतीक्षा सूची लगभग नगण्य हो गई थी। कारगिल शहीदों के आश्रितों को पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए पेट्रोल पंप आवंटित करने के अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु श्री राम नाईक जी को याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनने के बाद ही राजभवन के दरवाजे आम नागरिकों के लिए खोल दिए गए और आप एक लोकप्रिय और सक्रिय राज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं। माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी। ललित कला अकादमी के प्रशासक श्री के मित्तल जी, सचिव डॉक्टर सुधाकर शर्मा जी, इस प्रदर्शनी के लिए जिन्होंने जूरी के नाते काम किया, ऐसे सभी
सम्माननीय जूरीगण जिनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ऐसे सभी पुरस्कार प्राप्त कलाकारगण, आमंत्रित विशेष अतिथिगण, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ललित कला अकादमी का 57वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं नहीं जानता क्योंकि मैं कितना कलाकार हूँ ये आपको मालूम है या नहीं है, लेकिन प्रारंभ में ही जिन कलाकारों को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनका मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ। और जो कलाकार यहाँ आए हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। जो आए हैं इस समय पर उनकी कला दिखाने का मौका उनको मिला है। जिनको विशेष पुरस्कार मिला है उनकी कला कैसी है वह भी देखने का मौका उनको मिलेगा। और फिर लखनऊ से वापस जाते समय अगली जो प्रदर्शनी होगी उसमें मेरा भी चित्र आएगा और मुझे भी पुरस्कार मिलेगा। ऐसा एक संकल्प करके जो भी यहाँ आए हैं वो जाएंगे, ऐसी आशा मैं करता हूँ। मैंने बात की कि मैं कितना कलाकार हूँ, कभी एक दो जगह पर मैंने ये बात बताई है, लेकिन जो बाहर के कलाकार आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं आप सबका उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के नाते, उत्तर प्रदेश का प्रथम नागरिक के नाते स्वागत करता हूँ, तो मेरे स्कूल के दिनों में मैंने कला के बारे में क्या किया। मैं महाराष्ट्र के सांगली जिला है उसके एक देहात का विद्यार्थी हूँ। उसका नाम है गांव का अठपाड़ी। और जो पुरानी रियासतें होती थी उसमें से औंध नाम का एक रियासत है। मेरे पिताजी उस हाई स्कूल में मुख्याध्यापक हेडमास्टर थे, लेकिन हमारे जो राजा थे बाला साहब पंत प्रतिनिधि, वो एक बहुत सुंदर चित्रकार थे। शायद आपने माधव सातवड़ेकर का नाम सुना होगा। माधव सातवड़ेकर के पिताजी पंडित सातवड़ेकर, वह उस औंध संस्थान में एक कलाकार के रूप में काम करते थे। तो हमारे जो राजा थे बाला साहब पंत प्रतिनिधि, वह अपने नागरिकों के लिए, छात्रों के लिए दो बातों का आग्रह करते थे। वो जैसे चित्रकला में थे वैसे वो व्यायाम में भी बड़े प्रेमी थे। और वो खुद स्वयं रोज 100 नमस्कार निकालते थे। तो हमारे स्कूल में हमारे में जितने स्कूल्स थे उसमें हमारा पहला पीरियड सूर्य नमस्कार का होता था और हर छात्र को 25 सूर्य नमस्कार डालने ही होते हैं। जो 25 सूर्य नमस्कार नहीं डालेगा उसको क्लास के बाहर मेरे पिताजी खड़े करते थे। मुझे कभी खड़ा करने का लाभ उनको नहीं मिला,
क्योंकि मैं आज 82 साल में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, उसका श्रेय कोई एक बात को है तो सूर्य नमस्कार को है। और दूसरी, उनके जो चित्रकार थे वो बड़े सुंदर चित्रकार थे। उन्हीं दिनों में, मतलब ये बात है 1930-35 के समय की, उन्होंने स्वयं अपने राजवाड़े के बड़े मंदिर में जो रामायण है, तो रामायण की विशेष प्रकार के जो चित्र, तैल चित्र निकाल कर, यानी एक एक तैल चित्र 5x4 फीट का, इस प्रकार के बहुत अच्छे चित्रकार थे। तो उनका आग्रह ये भी था कि जो भी स्कूल में आता है उसने ड्राइंग की परीक्षा देनी चाहिए। हमारे लिए ड्राइंग कंपलसरी था, और फिर ड्राइंग की एलिमेंट्री परीक्षा देना पड़ता था। तो ड्राइंग की एलिमेंट्री परीक्षा, बाकी का तो मैं, पिताजी मुख्याध्यापक थे, मैं भी होशियार था, बाकी सभी विषयों में मुझे अच्छे मार्क मिलते थे, लेकिन चित्रकला मेरे लिए बड़ा सरद हो जाता था। तो उस समय पे, उस हमारे एलिमेंट्री परीक्षा के समय पर हमें चित्र निकालने के लिए आया विषय के तौर पर, प्रश्न के तौर पर, कि जो एक टोपी वाला होता है दर्जी, वो एक गांव से दूसरी गांव जाता है। देहातों में दर्जी लोग टोपियाँ बनाकर बेचते रहते हैं, और फिर एक गांव से दूसरे गांव में जाते समय दोपहर को धूप लगती है तो पेड़ के छाया में बैठ जाता है, रोटी थोड़ी खाता है, छाया अच्छी है तो सो भी जाता है। और उनके सर पर टोपी थी और उनकी जो बॉक्स थी वो बाजू में रखी थी। तो ये चित्र आया कि वो जो बॉक्स में टोपियाँ है, उस पेड़ पर जो बंदर थे, उन्होंने दर्जी के सर पर की टोपी देखी, तो उसने बॉक्स में से एक एक टोपी उठा ली और फिर पेड़ पर चढ़ गए और टोपी वगैरह पहनकर तो ये चित्र निकालने के लिए आ गया। अब आप भी जानते हैं कि पेड़ का चित्र निकालना कोई मुश्किल नहीं होता है। ऐसा ऐसा किया, ऐसा थोड़ा किया कि लंबे से तो पेड़ आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसकी शाखाएं भी, उसमें बैठे हुए बंदर भी, थोड़ा पूंछ दिखाया, ये दिखाया, तो लंबे से कहाँ ज़्यादा दिखता है। और वो सब सारा हमने किया, और फिर वो सोया हुआ जो दर्जी था उसका भी चित्र निकालना था। तो थोड़ा हमने उसको सुलाया, थोड़ा हाथ पैर सोते समय जो होते हैं वो निकाले, लेकिन सोए हुए आदमी के आँख थोड़े उल्टे होते हैं, तो वो कुछ मुझे आ नहीं रहा था। इरेजर से मैं निकाल कर इरेज करते करते कागज़ फटने के लिए आए। वो जो हमारे इंस्पेक्टर थे बोले, अरे क्या तुम कर रहे हो, अब कागज़ फटने आया है, ज़रा अच्छे ढंग से चित्र निकालो। तो उन्होंने जब ऐसा मुझे कहा तो मुझे अचानक आइडिया आई, और आइडिया आई तो मैंने एक चादर उसके पैर से सिर तक ऐसे लगा दिए, और उनके जो पैर के अंगूठे हैं वो खाली दिखाए। मैं एलिमेंट्री परीक्षा पास हो गया। ये मेरा चित्रकला का संबंध है। लेकिन आज जब इस प्रकार के युवकों को बहुत अच्छी शिक्षा पाने के साथ साथ वो विभिन्न चित्रों के साथ उनको पुरस्कार देते समय मुझे भी लगता था कि भाई मुझे भी ऐसा कुछ आता था तो कितना अच्छा होता था। लेकिन कम से कम अपने को पुरस्कार देने का तो भाग्य मुझे मिला, और इसलिए बड़ी प्रसन्नता होती है कि ऐसे कलाकारों का एक दृष्टि से अभिनंदन करने का, कि जो मन में आता है वह चित्रों में दिखाना, इस प्रकार का काम किया। अभी अभी प्रारंभ में बोलते समय सुधाकर शर्मा जी ने मुंबई आर्ट सोसाइटी की बात कही, जिसका गए महीने में ही प्रधानमंत्री ने मुंबई में उद्घाटन किया। बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी है, लेकिन उस बिल्डिंग जहाँ बनी है वह बिल्डिंग सरकार की थी, और राज्य सरकार उसके लिए ज़मीन नहीं दे रही थी।
तो मैं तो विधायक था, तो ये ज़मीन देनी चाहिए, इस प्रकार का प्रयास मैं करता रहा। आखिर सरकार ने ज़मीन दे दी। अब जो इस समय पर मुंबई आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष है वासुदेव कामत, चित्रकार, आप जानते होंगे उनका नाम, एक बहुत शानदार गुणी इस प्रकार का कलाकार है, उस समय पर अध्यक्ष है। उसके पूर्व अध्यक्ष उत्तम पाचारण्य करके शिल्पकार थे, वो थे, और वो दोनों मुंबई के झोपड़पट्टियों में रहने वाले थे। और मुंबई का जनप्रतिनिधि के नाते उनके साथ मेरा नज़दीक का संबंध भी आया, जितनी सहयोग हम उनको दे सकते हैं मैंने दे दिया। लेकिन उसमें से एक बात ख्याल में आई कि ये जो शहरों में कलाकार बनते जाते हैं, तो उनको कलाकार बनते बनते उनको छोटा सा क्यों ना हो स्टूडियो अपना बनाने में बहुत दिक्कत आती है। और यदि शहर में स्टूडियो नहीं बनता है या वर्कशॉप काम के लिए नहीं बनता है, तो उस कला को जिस प्रकार से प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो मुंबई में फिल्म सिटी है, तो हमने सरकार से आग्रह किया कि भाई फिल्म सिटी में एक प्लॉट ऐसे लोगों के लिए आप देने का काम करें, तो फिर ऐसे जो कलाकार होते हैं जो संपन्न नहीं होते हैं, वो अपने मेहनत से उस कला को आगे ले जा सकते हैं। अब वह भी फिल्म सिटी ने गए महीने में ही ऐसे कलाकारों के लिए वर्कशॉप कर दिया है, और वो होगा। मैंने ये इसलिए बताया कि मेरा काम तो यहाँ जैसे अवार्ड देने का है, वैसे कहाँ कुछ कलाकारों को मदद कर सकता हूँ तो करने की एक कोशिश होती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अपना देश इतना समृद्ध है, हजारों साल की अपनी सांस्कृतिक परंपरा है, और ये परंपरा में केवल बताने के लिए नहीं, केवल संस्कृत भाषा इतना ही नहीं है, हमारी विभिन्न कलाएं जो है वो कलाओं का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, यानी राम की हो, कृष्ण की हो, मूर्ति मंदिर की निकालनी हो तो वह सुंदर मूर्ति कैसी होती है, या गोपी का नृत्य है तो नृत्य की भूमिका कैसी होती है, यहाँ से लेकर आज तक विभिन्न कलाकारों ने ये कला पोषित की है। और ऐसी पोषित करते करते देश आज़ाद होने के बाद यह इस प्रकार की एकेडमी बनना और एकेडमी में कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे आयोजन करना, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि देश की जो कला है, अब मंदिर की मूर्ति है तो मंदिर के मूर्ति को देखते देखते उनके आँखों में हम देखते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि भाई हाँ, जीवंत इस प्रकार का चित्र हम देख रहे हैं। इस प्रकार की जो कला की विशेषता है, ये कला की विशेषता अपने अपने ढंग से हमने विकसित करनी चाहिए। फिर शैल चित्र है या भित्ति चित्र है। अब भित्ति चित्र में मैंने अभी नाम का उल्लेख किया, आप आए हैं कुछ दिन, 10 दिन यहाँ रहेंगे भी, तो यह जो सेंट्रल कमांड लखनऊ में जो बाहर से आए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देश में सेना के जो मुख्यालय है उसमें हर विभाग के लिए एक मुख्यालय है। तो लखनऊ में मध्य कमान, सेंट्रल कमांड, जिसमें लखनऊ आता है, उत्तरांचल आता है, मध्य प्रदेश आता है, ऐसे सेना के दृष्टि से जो कमांड है उसकी एक स्मृतिका है। इसमें शहीदों को स्मृति देने के बारे में काम सेना के ओर से होता है। मेरे मन में आया कि हम अलग अलग मान्यवरों को भारत रत्न देते हैं, अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के देते हैं, और सेना में जो सर्वश्रेष्ठ शूरता का प्रतीक होता है वह है परमवीर चक्र। जो 3 इस प्रकार के परमवीर चक्र विजेता निकले हैं, एक अब्दुल हमीद, हम सब जानते हैं अब्दुल हमीद का नाम, पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई, किस प्रकार से उन्होंने टैंकर्स को उद्ध्वस्त किया। या अपने लखनऊ में से ही मनोज पांडे, जिसने कारगिल की लड़ाई में बहुत अच्छा काम किया। ऐसे 3 लोगों का एक शिल्प, और केवल
तीनों के भित्ति चित्र बनाया है, और केवल वो भित्ति चित्र में उनका फोटो नहीं, तो लड़ाई में टैंक उड़ाए तो किस प्रकार से टैंक उड़ाए वो चित्र देखते समय ख्याल में आता है। मैं जो नए युवक है जो इस प्रकार के हैं उनको ज़रूर कहूँगा कि दिसंबर 2015 में ही उसका उद्घाटन हुआ है। जैसे आप अभी 3 दिन 4 दिन शकुंतला मिश्र यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ कला के बारे में देखेंगे, तो लखनऊ में जो इस प्रकार की कलाएं हैं वह भी देखने का 1 या 2 दिन आप निकालिए, और उससे आपकी कला और वृद्धिंगत और बेहतरीन होने का एक मौका मिल सकता है। और ऐसा काम इस प्रकार की जब प्रदर्शनी होती है उसके आधार पर होता है, और इसलिए जिन्होंने अपनी यहाँ कृतियाँ भेजी, यानी कृतियाँ भेजने वालों की संख्या तो बहुत बड़ी है, उसमें से 122 को कलाकारों की कृतियाँ चुनी गई है, और उसमें से 15 यानी चुन करके दिया हुआ, तो 15 लोगों का तो मैं अभिनंदन करूँगा, 122 को भी करूँगा। लेकिन जिन्होंने इतनी 2800 लोगों ने, कलाकारों ने अपनी कला पेश की, यह बहुत बड़ा अभिनंदनीय इस प्रकार का कार्य ललित कला अकेडमी के माध्यम से हो रहा है। और इसमें जिन्होंने सहभागिता की, मेरे लिए तो ये बड़ा भाग्य है कि लखनऊ, जिसके शहर के बारे में हमेशा उल्लेख किया जाता है कि लखनऊ ये कला की नगरी है, कला की राजधानी नगरी है। यदि वाराणसी की कोई बात करता है तो सांस्कृतिक राजधानी है, दिल्ली है तो राजनीतिक राजधानी है, या मैं मुंबई से आता हूँ तो मुंबई यह वित्तीय राजधानी है। वैसे मेरे नज़र में तो लखनऊ कला की महानगरी है। ये कला के महानगरी में आप सबका स्वागत है। अब कला निकालते समय उसका व्यापारीकरण भी हो रहा है, और मैं व्यापारीकरण करने के लिए मेरा बिल्कुल विरोध नहीं, क्योंकि आखिर कलाकार अच्छी कला बनाए, लेकिन उस अच्छी कला को पहले के ज़माने में जब राजाएं होते थे, नवाब होते थे, उनको सरकार की ओर से, राजा की ओर से कुछ न कुछ कला को प्रोत्साहन मिलता था। अब राजा के बदले में सरकार आई है, और सरकार ने इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया, और भी कई प्रकार की योजनाएं सरकार की ओर से आएगी, और ऐसी योजनाओं का लाभ आप सबको मिले। और भारत एक बहुत कला में आगे वाले सदियों से जो देश है, दुनिया में इस प्रकार की इतनी कलाएं, विविध कला, वैसे 64 कलाएं हैं, और 64 कलाओं में से एक 65 कला जिसका जिक्र मैंने अभी किया कि एडवर्टाइजिंग भी अब एक 65वीं कला बन गई है। और जो होर्डिंग्स है, अब होर्डिंग्स लगाने के कारण शहर की सुंदरता बढ़ती है या कम होती है, इस पर कई दफ़े विवाद चर्चा होती रहती है। लेकिन जो होर्डिंग्स करता है कि वो देखता है, वो जो कलाकार उसका होता है कि भाई मेरी बात देखने वाले आंखों के पास कैसी पहुंची, और पहुंचती है तो जो कहना है वो कैसे उसको मालूम होता है। तो ये कलाएं हैं, ये कलाएं जीवन के लिए, अच्छा जीवन करने के लिए भी उपयुक्त हो सकती है। ऐसे कला को मैं तो जितना उत्तेजन देना चाहिए, और उत्तेजन मिलता है, कोई अच्छा कलाकार होता है, मेहनत करनी पड़ती है। कला क्षेत्र ये ऐसा है कि वहाँ सिफारिश का ज़्यादा काम नहीं चलता है। यानी ये तो ठीक है भाई, पुरस्कार 4 एंट्रीज है तो एक को दे दो, मेरा पहचान वाला है, ऐसा होता है कभी कभी। लेकिन लोगों के, जनता की पहचान, जनता की जो मान्यता है वो अपने आप में परिश्रम के आधार पर ही मिलती है। ऐसे कठोर परिश्रम जो युवाओं ने करना शुरू किया है, उनको भावी जीवन में इसी प्रकार की कला करते करते, आज जैसे जूरी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने ये जिस प्रकार की कला की आराधना की है, जानकारी प्राप्त की है, ऐसी जानकारी प्राप्त करे, और ऐसे करते समय देश एक संपन्न कला से इस प्रकार का दुनिया में पहचाना जाए,
और ये पहचानने का काम आज की युवा पीढ़ी कर सकती है। देश अपने आप में कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता है, आज दुनिया में सबसे युवा देश कोई होगा तो भारत है। यानी यहाँ की युवा की आबादी, और ये युवा की आबादी मेरे दृष्टि से एक दफे देश की पूंजी है, और उस पूंजी का सही उपयोग करते हैं तो देश बहुत आगे जा सकता है। लेकिन यदि उस पूंजी का सही उपयोग नहीं किया है तो हम देखते हैं कि आतंकी भी पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनकी दिशा गलत होती है और फिर उसमें से ऐसे कुछ बातें परिवर्तित होती है। लेकिन ऐसा न होते हुए जो कला का माध्यम है उसके जरिए देश के नागरिकों को समाधान मिलते रहे, देश का विकास होता रहे, ऐसा काम सभी कलाकार भविष्य में भी करते रहे। कला का आज जिनको पुरस्कार मिला है उनका फिर एक दफ़े अभिनंदन। ललित कला अकादमी को इस प्रकार का कार्य का आयोजन करने के लिए उनका भी अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। जैसा कि आपने कहा, ये कला प्रदर्शनी, आज का ये समारोह सभी कलाकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो इस बार सफल नहीं हो पाए। उन्हें अपने हृदय में ये सपना सजोना चाहिए कि इस बार नहीं, अगली बार वो और कड़ी मेहनत करके आएंगे और शीर्ष पर पहुंचेंगे। अगली बार वो अवश्य पुरस्कार प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वो हौसला, वो जज्बा सभी कलाकार अपने मन में लेकर आगे बढ़ें और निश्चित ही उन्हें अपनी मंजिल अवश्य हासिल होगी। और इसके बाद मैं अब अनुरोध करूंगी सुश्री विशालाक्षी निगम से, शोध अधिकारी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, कि वे यहाँ आएँ और अपना धन्यवाद ज्ञापन दें। माननीय राज्यपाल महोदय श्री राम नायक, श्री के मित्तल प्रशासक ललित कला अकादमी, डॉक्टर सुधाकर शर्मा सचिव ललित कला अकादमी और उपस्थित साथियों, अकादमी की इस वार्षिक कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय का आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही साथ इस मनोहर संध्या में आप सभी के साथ और उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। बहुत देर से छायाकार बंधु अनुरोध कर रहे हैं सभी अवार्डीज के साथ ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। तो जितने भी अवार्डीज हैं 15, वो सारे के सारे कृपया तत्काल मंच पर आ जाएं ताकि ग्रुप फोटोग्राफ हो सके। अभी सभी 15 अवार्डीज कृपया मंच पर आएं। सारे अवार्डीज के साथ राज्यपाल महोदय श्री मित्तल एवं डॉक्टर शर्मा, ये पल सदा अंकित रहेंगे सभी के मानस पटल पर। और इसके बाद जो अगली ग्रुप फोटोग्राफ होगी उसमें हमारे ज्यूरी मेंबर्स भी होंगे। कृपया सभी ज्यूरी मेंबर्स मंच पर आ जाएं और श्री रामचंद्रन साहब जो उप सचिव हैं ललित कला अकादमी के और लखनऊ केंद्र के प्रभारी हैं, श्री रामचंद्रन जी कृपया आप भी मंच पर आएं। ज्यूरी मेंबर्स कृपया आप मंच पर आएं। और अब सेकंड फोटोग्राफ के लिए ज्यूरी मेंबर्स, सभी अवार्डीज मंच पर अवार्डीज रहेंगे। आप सभी अवार्डीज मंच पर ही रहेंगे। कृपया वापस मंच पर आ जाएं। सभी अवार्डीज आपके साथ ज्यूरी मेंबर्स होंगे। प्लीज अभी जाएं नहीं। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है आपके लिए, जल्दबाजी ना करें। ज्यूरी मेंबर्स कृपया आइए। आपकी तथा अवार्डीज की सबकी साथ में फोटोग्राफ होगी।
श्री एन रामचंद्रन मेरी आवाज सुन रहे हो, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। दो लोग उधर चले। ये चमकते हुए फ्लैशेस कल सुबह की सुर्खियां बनेंगे और आप कल सुबह पढ़ेंगे